व्हाट आर द कॉमन केसेस जो आप फेस करते हैं बच्चों को लेकर? देखिए, एक पूरा ग्रुप है चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। सो एंजाइटी, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, जो आजकल सबका फुल टाइम जॉब बन गया। तो इससे कैसे मतलब अवॉइड किया जाए कि देखिए, आप इसको बोल रहे हैं कि कारण है, नहीं, एक्चुअली सिम्टम है। आपने सुना भी होगा OCD के बारे में। OCD, यस। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, अगर ये मग भी ऐसा रखा है तो दे आर लाइक दिस। आज की जनरेशन में बहुत देखने को मिल रहा है कि उनका दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया। सो हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस? एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्विक 3 टिप्स क्या होंगी आपकी तरफ से? सबसे पहला तो एक सही आर यू हैप्पी और प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी? सुबह उठ रहे हो, काम पर जा रहे हो, सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके बारे में बार बार आप सोच रहे हो, और वहां से शुरू होती है हमारी मेंटल हेल्थ खराब होना, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या मेंटल हेल्थ इग्नोर करना सही है? मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें? ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इतने सारे केसेस सुनाई दे रहे हैं, तो ये क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक रखा जा सकता है? इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे इन हर्षा का शो। हेलो एवरीवन, आई एम हर्षा शर्मा और आज हमारे साथ हैं वेरी वेल नोन साइकोलॉजिस्ट संजीव त्रिपाठी जी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। सर, वैसे तो हम सब आपको जानते ही हैं, बट आपके बारे में अगर बात करें तो आपकी जर्नी के बारे में शुरुआत करते हैं। कैसे आप इस फील्ड में आए और साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में आपने अभी तक कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? जी, मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जी, और मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूँ MP के, और वहाँ पर हमने उन सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल किया है जो एक टीन एज में बच्चों के साथ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उनको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये इंटरेस्ट पैदा हुआ साइकोलॉजी का, और फिर मैंने उसको परस्यू किया, और आगे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि साइकोलॉजी एक अपने आप में आर्ट है, क्योंकि ये लोगों की हेल्प करता है। ये थेरेपेटिक एक अप्रोच है जो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं, एक इमोशनल, एक सिंपैथेटिक अप्रोच से ही आप उससे डील कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना कंप्लीट किया पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने इंदौर में यहाँ पर MGM से सबसे पहले मैं जुड़ा 2005 से। तब से मैं इंदौर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा खुद का एक सेंटर है, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। तो वहाँ पर मैं सभी बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से डील करता हूँ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब के साथ। और आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, रिलेशनशिप हो या फिर बच्चे हो। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो सर, सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं कि बच्चे आपके पास कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? लाइक उनके पेरेंट्स आते होंगे कि हमारा बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है या काफ़ी सोच रहा है। सो व्हाट आर द कॉमन केसेस जो आप फेस करते हैं बच्चों को लेकर? देखिए, एक पूरा एक ग्रुप है चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जी, तो उनको हम चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो उसमें जो बच्चे, जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जनरली उस आइडेंटिफिकेशन के साथ या उस डायग्नोसिस के साथ हमारे पास नहीं आते। वो किसी प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स को पहचान कर हम ये डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के साथ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉर्मली अगर बच्चा प्रॉपरली डेवलप्ड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेरेंट्स को किसी तरह कोई स्ट्रगल नहीं होगा, अगर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं है तो बच्चों में कई बार ADHD देखने को मिलता है। जैसे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं बिहेवियर इशूज को लेकर, एग्रेशन को लेकर, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर और हाइपर एक्टिविटी को लेकर। पर ये ADHD डायग्नोस करके हम फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ ऐसे डील करना है। तो उन्हें पहली बार पता चलता है कि हमारे बच्चे के साथ में ADHD है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है सोसाइटी में। दूसरा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कई बार कुछ चीज़ों में डिसेबिलिटी महसूस करते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स में, ग्रामर में, किसी एक में, एक से ज़्यादा में। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। तो वो जनरली स्कूल वाले जब कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है हमारा। तो उनको लगता है कि बच्चा मक्कारी कर रहा है या पढ़ना नहीं चाहता है, इसका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, उसको डिफ़िकल्टी है। तो स्लो लर्नर हमारे पास आते हैं। स्लो लर्नर बच्चे में एबिलिटी होती है, लेकिन वो चीज़ों को ग्रास्प करने जो है वो थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस उनका। तो ऐसे बच्चों का IQ करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चे कई बार आते हैं, सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो इस तरह की बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इस ऑटिज्म है, ऑटिज्म तो बहुत इजीली डायग्नोस हो जाता है। exactly. तो वो तो लेके आते हैं वहाँ पर डायग्नोसिस के साथ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन चीज़ों के साथ में, और पेरेंट्स कई बार अवेयर नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे बच्चे में और ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम और एग्रेशन डेवलप हो जाता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है, पेरेंटिंग की अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है। तो इस तरह के बच्चे से लेकर हमारे पास शुरू होते हैं सबसे पहले केस आना, और फिर वो हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, साइकोलॉजी असेसमेंट करते हैं, तो फिर हम बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा उन चीज़ों के साथ डील करते हैं। ओके, सो पेरेंट्स को वो किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है सो दैट उनका बच्चा, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो सही तरीके से हो? सबसे पहले तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, किसी चीज़ में डिले तो नहीं है, मतलब उसका चलना बोलना सब टाइम पे हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर बच्चों में बिहेवियर इशूज आ रहे हैं, लर्निंग से रिलेटेड इशूज आ रहे हैं, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं बार बार, तो आपको लक्षणों को पहचानने की जरूरत है कि हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जिसके साथ हम डील नहीं कर सकते, आपको डील करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे पेरेंट जनरली ऐसे बच्चों के साथ डांटेंगे, मारेंगे, उससे बच्चे में और ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आते हैं। तो उनको अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा किसी भी तरह से, आप उसके बिहेवियर में, विचारों में, भावनाओं में कोई नकारात्मक परिवर्तन देख रहे हैं शुरू से या कुछ लंबे समय से, तो डेफिनेटली एक अलार्मिंग साइन है, और आपको अपने बच्चों किसी स्पेशलिस्ट से, किसी प्रोफेशनल से मिलवाना चाहिए। ओके, तो सर ये तो बात हुई बच्चों की, अब आते हैं अडल्ट्स पर। जी, इनफैक्ट जो टीनेजर्स होते हैं बहुत चिड़चिड़ाते हैं, वो एक पीरियड ऐसा होता है उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स आप देखते हो, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, एक एज के बाद जब बच्चे टीनेज में जा रहे होते हैं तो उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ सबसे पहली चीज़ तो ये करना चाहिए कि बच्चों को पहले से पता होना चाहिए हमारे अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो उनकी एक प्रॉपर एक एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से हो, क्योंकि आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे और आपको इनके साथ ऐसे डील करना है। तो ऐसे बच्चों में जब चेंजेस आते हैं तो वो उसको खुद भी उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा नॉलेज मोबाइल से इधर उधर से गैदर करते हैं, और उससे फिर अपनी कोई एक नई एक थ्योरी बना लेते हैं। और इससे बच्चे बहुत डाइवर्ट होते हैं और बहुत रिवेलियस हो जाते हैं। तो पेरेंट्स उनके साथ डील नहीं कर पाते उन इमोशंस के साथ, उन बिहेवियर के साथ में। तो टीनेज वाले बच्चों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए किसी की। पेरेंट्स अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो फिर हो सकता है वो डाइवर्ट हो जाए, वो मोबाइल की तरफ चले जाए, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ चले जाए, या वो ऐसे फ्रेंड्स बना लें जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि बच्चों में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वहाँ पर एक इमोशनल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ पर एक नई दुनिया, एक नए तरह की एक फैंटेसी बच्चों में देखने को मिलती है। तो वो सारे चेंजेस के साथ में, उन इमोशंस के साथ में कैसे डील करना है, ये उन बच्चों को आना चाहिए, और पेरेंट्स इसमें बहुत अवेयर होना चाहिए। अब कई बार बच्चे बहुत इसी टीन एज से ही जब देखते हैं तो उनमें बहुत अट्रैक्शन आपस में पैदा होता है, और ऐसे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और चूंकि वो इमेच्योर रिलेशनशिप होता है और वो उससे डील नहीं कर पाते, और कई बार दूसरा जो उनका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो उतना मैच्योर वो खुद भी नहीं है, तो इमोशन से डील नहीं कर पाते हैं वो लोग, और एक मैच्योर वो नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों में कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, ये टीनेज से शुरू हो जाता है। और उस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे वो अपने मन की बातें कर सके। तो अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो फिर और कहीं डाइवर्ट होंगे, मोबाइल की तरफ डाइवर्ट होंगे, और कई बार एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको समझना है, तो हमको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, और बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने की ज़रूरत है, और अनकंडीशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। पेरेंट्स हमेशा, ये बच्चे हमेशा एक शिकायत करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको जज करते हैं, या हमारे साथ कंडीशनल है, मतलब उनका कि वो हम उनको कोई बात बताएंगे तो उनको बताने से पहले ही वो हमारी गलतियां पहले निकालेंगे। तो ये नहीं करना है, पहले बच्चे को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, पहले उसको एक्सेप्ट करना है ना, कि कोई बात नहीं, होता है इस एज में, हमारे साथ भी हुआ है। तो अब इसका डील कैसे करना है उस पर फिर डिस्कस करना है। लेकिन अगर आप उसको बोले कि तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें कब से समझाते थे, हम तो पहले ही बोलते हो तुम ये सब कर रहे हो, गलत है, ऐसा वैसा, तो लगता है हमको जज कर रहा है, फिर बच्चा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, और फिर वो डील नहीं कर पाता उन चीज़ों से। सर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत कॉमन हो चुका है, और ये वर्ड्स भी बार बार सुनाई देता है। एवरी सेकंड पर्सन इज सेइंग आई एम इन डिप्रेशन, या मैं डिप्रेस हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज, क्या होता क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन, एक्चुअली लोग सैडनेस को डिप्रेशन समझ लेते हैं, और सैडनेस एक नॉर्मल थिंग है कि आप कभी भी कोई बात अपने साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो मन उदास हो गया, उसे वो चाहिए था हमको नहीं मिला, हम उदास हो गए, तो हम ये बोलने लगते हैं कि यार आज तो मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक डायग्नोसिस टर्म है। आपको उसको मतलब अगर आप ये समझ लें कि अगर आपकी उदासी है, चिंता है, डर है, लेकिन आपका
आपको हो गया है, बढ़ गया है और रुक गया है, और अगर 2 हफ्ते से ऊपर हो गए उस चीज़ को, तो डेफिनेटली अब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और तब आप कह सकते हैं कि आप शायद डिप्रेशन में हैं। सो जो सिम्टम्स हैं वो ये कि 2 हफ्ते से आप एक ही इमोशन में हैं, आपको वही सैडनेस है, इट मींस तब आपको हेल्प की जरूरत है। एंड सर व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी बेसिकली हिंदी में इसको दुश्चिंता बोलते हैं, बिना कारण की चिंता। तो कोई कारण नहीं होता, कई बार कारण होता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हम पूरे टाइम एक एंक्सियसनेस महसूस करते हैं, एक वरीनेस महसूस करते हैं, एक रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं, और इसमें भी कैटेगरी है, हम चाहे डिप्रेशन की बात करें या एंजाइटी की बात करें, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 लेवल पर होते हैं, तीनों लेवल के अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो माइल्ड लेवल पर हो सकता है कि आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग हो, ठीक है, और आपको किसी सिचुएशंस में आपको एंजाइटी होती है, तो आप उसको कैसे करते हैं कि आप उसको अपने आप को या तो बिजी रख के उस ओवर थिंकिंग से बचाते हैं, या फिर किसी एडिक्शन में चले जाएंगे, या फिर आप मोबाइल में लगे रहेंगे, और या उस ओवर थिंकिंग, या फिर आपको क्या बोलते हैं, कोई सिचुएशन जिसमें आपको एंजाइटी होती है तो उसको आप अवॉइड करेंगे और अपने कंफर्ट जोन में बने रहेंगे। तो ये माइल्ड लेवल की एंजाइटी में वो देखने को मिलता है। तो जनरली, और डिप्रेशन में भी ऐसा ही है कि उदासी आती है, कभी चली जाती है, तो उनको ऐसा लगता नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट, उनको लगता है परिस्थितियों की वजह से मेरे को ऐसा है, परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो मेरा मूड भी सही हो जाएगा, तो दूसरों को कई बार ब्लेम कर रहे होते। तो जनरली हमारे पास माइल्ड या मॉडरेट लेवल के केसेस नहीं आते हैं, कि माइल्ड या मॉडरेट लेवल के केसेस कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे पास जनरली सीवियर कंडीशन में लोग आते हैं। तो सीवियर कंडीशन में, अगर डिप्रेशन सीवियर कंडीशन में है, तो उसमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है सुसाइडल थॉट्स। तो जब वो सुसाइडल थॉट्स उसको आने लगते हैं, तब उसको लगता है कि अरे तो कुछ गलत हो रहा है, तब वो हमारे पास आता है, वो फैमिली को बताएगा, या कई बार नहीं बता पाते, या कुछ परिस्थिति ऐसी नहीं होती, तो ऐसी केसेस में सुसाइड हो भी जाती है। एंजाइटी जब सीवियर होती है तो उसमें पैनिक अटैक बहुत कॉमन होते हैं। तो 5-7 मिनट की घबराहट होती है एकदम से, वो थोड़ी देर ठीक हो जाती है। वो घबराहट जो होती है वो इतनी इनटॉलरेबल होती है कि वो उसका डर उसके अंदर बैठ जाता है, फिर वो डर की वजह से वो बार बार रिपीटेडली पैनिक अटैक उसको आने लगते हैं। और कई बार ऐसे पैनिक अटैक वाले केसेस बहुत मिसडायग्नोज किए जाते हैं, और खुद भी अपने आप उनको लगता है मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो सभी जगह पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, सारी जांचें करवाते हैं, काफ़ी समय और पैसा बर्बाद करते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में जाके कहीं उनको कोई बताता है कि शायद आपकी एंजाइटी हो सकती है, तब हमारे पास पहुंचते हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे पास जनरली सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं। सर, एंजाइटी बिकॉज एक केस ऐसे होते हैं कि उस टाइम लोगों को समझ नहीं आता, पैनिक अटैक होता है जैसा कि आपने ही बताया। तो अगर किसी को एकदम से पैनिक अटैक आ रहा है, उस लेवल का एंजाइटी है, सो एनी क्विक एक्सरसाइज सो दैट दे कैन डील विद दैट? देखिए, पैनिक अटैक, सबसे पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा कि पैनिक अटैक का डर ही पैनिक अटैक लाता है। एक तो ये चीज काम करती है उसमें। दूसरा, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में उसको पैनिक अटैक आता है। और तीसरा, कोई कारण नहीं होता पर रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर में पैनिक अटैक आने लगते हैं उसको। तो पैनिक अटैक से सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी तरह से मेंटली या फिजिकली हार्म नहीं करता है। और वो परमानेंट नहीं है। आप चाहोगे तो उसको रोक नहीं पाओगे, थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। तो जनरली वो जो पैनिक अटैक से जो लोग डर जाते हैं, उनको डील करने में बहुत दिक्कत आती है पैनिक अटैक के साथ में। तो एक तो ये, अगर उस समय जब पैनिक अटैक आ रहा है तो उस समय आप कुछ टेक्निक यूज कर सकते हो आप, जैसे कि डीप ब्रीदिंग बहुत कॉमन, सब जानते हैं, गहरी सांस लो, होल्ड करो, थोड़ी देर बाद छोड़ दो। इसमें एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जिसमें आप 1 to 4 काउंट करते हुए सांस को लेते हैं, 1 to 4 काउंट करते हुए रोकते हैं, फिर 1 to 4 काउंट करते हुए छोड़ते हैं। ऐसे करके एक बॉक्स जैसा बनाते हैं, फिर रोक के फिर लेते हैं, ऐसा करके उसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। और एक पैनिक अटैक में सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है एक ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें आपको अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना है। आपको कोई 5 चीज़ें देखनी है, ठीक है, 4 चीज़ें आपको सुननी है, 3 चीज़ें आपको टच करनी है, 2 चीज़ें आपको स्मेल करनी है, और कोई भी एक चीज़ आपको टेस्ट करनी है। तो इसको ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। इससे भी आपको थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी एंजाइटी चली जाएगी। सो फॉर दैट सिचुएशन, उस मोमेंट के लिए हम ये टेक्निक्स यूज करके वी कैन फील बेटर। बहुत ही सही चीज़ें बताई। सो एंजाइटी, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, जो आजकल सबका फुल टाइम जॉब बन गया। मतलब एवरीवन इज लाइक ओवर थिंकिंग। तो इससे कैसे मतलब अवॉइड किया जाए? कि देखिए, आप इसको बोल रहे हैं कि कारण है, नहीं, एक्चुअली सिम्टम है। ओवर थिंकिंग लोगों की पर्सनालिटी में होता है, या मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं है, या ओवर थिंक का एक इट्स लाइक अ बीमारी कि लोगों को लग जाती है, या इट्स इन पर्सनालिटी? देखिए, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको। एक मॉडल है बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो बायोसाइकोसोशल मतलब बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण और सोशल कारण। ट्रीटमेंट भी तीनों होते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट या सर्जरी, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और तीसरा होता है सोशल चेंजेस या सोशल इसमें सपोर्ट देना उसको, ठीक है।
तो बायोलॉजिकल कारण में कई बार ये हो सकता है कि उसके पेरेंट्स में किसी में रही है एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ट्रेड्स उसमें है, वो जीन्स उसमें है। तो हो सकता है बचपन से उसमें कुछ नहीं लगे तो उसको लोगों को लगता है कि ये इसको बचपन से तो बढ़िया था, इसकी मामा को थी, दादा चाचा को थी, लेकिन इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसको तो अभी हो रही है। तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद है। जब भी कोई उसमें प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर आएगा, कोई उसमें ट्रॉमा, उसको स्ट्रेस आएगा, वो डेवलप हो जाएगी। तो एक तो ये बायोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजिकल कारण में ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, है ना, और आप देखेंगे कि बहुत सारे इमोशनल लोग हैं ना, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तो आपको बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड में ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, राइट ब्रेन वाले और लेफ्ट ब्रेन वाले। तो लेफ्ट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल एबिलिटी के होते हैं, हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, वो ज़्यादा हर्ट नहीं होते या ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक नहीं करते। लेफ्ट ब्रेन वाले वो 2+2=4 सीधे रास्ते चलते हैं, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट ब्रेन वाले लोग जो होते हैं ये एक्चुअली ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव भी होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और जो 2+2=5 भी कर सकते हैं। आई एम राइट ब्रेन देन। यस, दिस इज राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। सॉरी, ये राइट ब्रेन के मैं बता रहा हूँ। हाँ, ओके। तो राइट ब्रेन वाले लोगों में आप देखेंगे ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ भी उनके साथ में कोई चीज़ आती है तो उसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं बहुत ओवरथिंक कर रहा है ना। अब इसको आप एक चीज़, पहले अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कई बार हमें समझ लेते हैं कि ये तो एक तरह की कमजोरी है, जैसे आपने उससे बात किया था उस समय कि ये कोई या जो ज़्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं वो डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाते, ऐसा नहीं है। ओके, इमोशनल होना कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो कई बार डिफिकल्टी महसूस करते हैं अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मूड्स के साथ में, इमोशंस के साथ में, और ये जल्दी डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। लेकिन ये इंप्रूव भी जल्दी करते हैं क्योंकि इनकी सजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इन पर काउंसलिंग और थेरेपी बहुत अच्छा इफेक्ट पैदा करती है। अब आप जिस चीज़ की गिरने की संभावना है उसी की उठने की संभावना भी है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग हमेशा सीधे रास्ते चलते हैं तो ना गिरते हैं ना उठते हैं। लेकिन ये एक तरह की आप देख सकते हैं कि एक अप्रोच है। लेकिन जब आप राइट ब्रेन की बात करते हैं तो वो गिरते भी हैं, लेकिन उनकी संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी थी या कुछ ADHD वाले सिम्टम्स। म्यूजिशियन, बड़े बड़े म्यूजिशियन ऑटिज्म वाले मिलेंगे आपको, ADHD वाले मिलेंगे। तो ये सारे क्रिएटिव लोग हैं। तो ये तो बहुत बायोलॉजिकल जो डिसऑर्डर बता रहा हूँ वो इमोशनल भी है। डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे, है ना। हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, ऐसे सब, तो ये सब डील करते हैं कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ में। तो वो डील नहीं कर पाते तो डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। पर जब थेरेपी है वो सब लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सर सेलिब्रिटीज में एक और डिसऑर्डर सामने आया था, बाइपोलर। यस, सो व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर? कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत, he was डीलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर। उनको ये था। हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पोल होते हैं। मतलब एक समय उनका आएगा कि वो बहुत डिप्रेसिव फेस में रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा मैनिक फेस में चले जाएंगे। तो उन समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं। इसको हम बोलते हैं कि जिसको हमारे कहावत में शेख चिल्ली बोलते हैं, कि वो वैसी बातें करेगा, अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी बातें करने लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर दूसरा फेस आएगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये बाइपोलर वाले, उसमें मूड डिसऑर्डर का ज्यादा, मूड स्टेबलाइजर का ज्यादा रोल रहता है। तो उसमें मेडिसिनल सपोर्ट से उस मूड स्विंग्स को रोक सकता है। फिर काउंसलिंग की, फिर काउंसलिंग के द्वारा ऐसे लोग भी एडिक्शन में भी ज्यादा चले जाते हैं, वो डील नहीं कर पाते ना। तो ऐसे लोग एडिक्शन में चले जाते हैं। और एडिक्शन में जाने के लिए सभी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो है ना, वो एडिक्शन में जाने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो अवेयर नहीं है, और उनको क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, उनके बारे में उनको पता नहीं है। और ये एक तरह का कोपिंग की तरह उनको काम करता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, थोड़ा सा ड्रिंक ले लेंगे, स्मोकिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो वो एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो एडिक्शन बन जाता है। तो ये है। तो ऐसे केसेस साथ में ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई फेस मतलब किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उससे अर्ली साइंस क्या होते हैं, सो दैट वो सही टाइम पर हेल्प ले पाए? ये ऐसा नहीं कि बचपन से ही उसमें देखने को मिलेगा। वो कभी भी डेवलप हो सकता है, और वो उसका अर्ली साइन बस है कि मूड स्विंग्स शुरू होता है पहले, और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और फिर वो ऐसे लोगों के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, घर वालों को बहुत प्रॉब्लम आती है। हालांकि ऐसे लोग जो जब वो मैनिक फेस में रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस है अपनी लाइफ में,
तो वो कहीं ना कहीं वो मैनिक फेस वाले लोग भी होंगे और वो उस समय ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं वो। हालांकि वो डिसीजन कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग फिर इसलिए डिसीजन गलत ले लेते हैं उस फेस में, और फिर बाद में जब डिप्रेशन में जाते हैं डील नहीं कर पाते। पर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन तो आपके डिसीजन तो ले लेगी, लेकिन वो हैंडल उसको ऑर्गेनाइजेशन करेगी, आप नहीं। तो लेकिन आपका खुद का बिजनेस है और आप खुद के बिजनेस में वो डिसीजन लोगे, तो आप जब डिप्रेशन में चले जाओगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल कर लेगी, तो आपने वो डिसीजन लिया, दूसरे लोग भी हैं तो वो उसको संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जब पर्सनल कोई काम करते हैं तब डील नहीं कर पाते, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी चले जाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। आपने सुना भी होगा OCD के बारे में। OCD, यस। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, अगर ये मग भी ऐसा रखा है तो दे आर लाइक दिस। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तो वो सब करते हैं वो। OCD में भी कुछ ये होता है, किसी को कुछ ज्यादा OCD होता है, किसी को थोड़ा सा मतलब ऐसा कह सकते हैं। और OCD में कई बार उसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो उसमें वो पर्सनालिटी ट्रेट्स ही वैसे होते हैं, तो उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होता पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में। पर OCD जिनको क्लियर OCD है, OCD में भी दो OCD है, एक तो न्यूरोटिक OCD जिसमें एक्सेप्टेंस होता है और उसको लगता है कोई प्रॉब्लम है, मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा साइकोटिक OCD जिसमें उसको लगता है इसमें गलत क्या है, परफेक्शन को तो अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा साफ सफाई तो अच्छी चीज है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा बार बार हाथ धोते हैं, बार बार ताला चेक करते हैं, बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद करते हैं, चीजों को ऑर्डर में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, ऑड इवन में करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो पर इसमें हो सकता है साइकोटिक OCD वाला होगा तो उसमें वो एक्सेप्टेंस उसको नहीं होगी, वो मानेगा ये तो सही चीजें हैं। तो उस ऐसे केस में परिवार वाली डिफिकल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि वो इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, तो वो उनके साथ एडजस्टमेंट इशूज आते हैं। तो उस केस में फिर मेडिसिन का रोल है, अगर साइकोटिक OCD है। लेकिन न्यूरोटिक OCD है और पेशेंट समझता है कि प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से भी ठीक किया सकता है, समझाकर। तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो न्यूरोटिक OCD वाले होते हैं। ओके सर, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आई गॉट टू नो एज पर रिपोर्ट्स कि तकरीबन 150 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको मेंटल हेल्थ उनका ठीक नहीं है एंड हेल्प की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 30 मिलियन इंडियंस आर सीकिंग केयर। सो इज इट ओके टू इग्नोर मेंटल हेल्थ? शायद इसका रेशियो जो सर्वे अगर प्रॉपर ईमानदारी से किया जाए, और अगर मैं मुझसे पर्सनली पूछा है तो इससे भी कहीं ज़्यादा रेशियो है, क्योंकि आप अगर 10 में रोड पे से अगर 10 आदमी रैंडमली उठा लें तो उनमें से 7 लोगों को इमीडिएट साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ। वो अलग बात है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 अलग अलग लेवल होंगे, जिसमें 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, और इसमें एक आध ऐसा होगा जिसमें हमको कई साइकोलॉजिकल उसमें मेडिसिन का भी रोल हो। तो इतना कॉमन है ये। और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक टैबू है सोसाइटी में, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो मेंटल हेल्थ को हम एक कमजोरी तरह देख लेते हैं और छुपा के आते हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं तो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी को पता चले, उनको लगेगा कि यार उसको तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो मेंटल प्रॉब्लम वर्ड जब जुड़ जाता है ना, तो लोग सबको एक ही लाठी से हाँकने लगते हैं। तो उसमें ये नहीं समझ पाते कि इसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो बहुत कॉमन है, और लाइफ में हर आदमी में या 90% लोगों में कभी ना कभी वो लाइफ में आता ही है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, OCD हो, पैनिक अटैक हो, फोबिया हो, और एडजस्टमेंट इशूज हों, सोशल एंजाइटी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर वो उसको भी हम मेंटल डिसऑर्डर और इस तरह से डील करेंगे। तो हमको 2 कैटेगरी बांटने की जरूरत है। तो एक ऐसे लोग जो बिना मेडिसिन के और इससे ठीक किया सकते हैं, वो इनमें एक्सेप्टेंस होता है, अवेयरनेस होती है, वो ठीक होना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस। और दूसरे केसेस जो साइकोटिक केसेस हैं उसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोग कानों में आवाज़ें आएंगी, कुछ दिखाई या सुनाई देगा, दूसरों दिखाई सुनाई नहीं देता है। उनको कई बार ऐसे फीलिंग आएगी कि लोग आपस में मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन का रोल रहता है। तो ऐसे केसेस को जनरली फैमिली मेंबर लेके आते हैं और वहाँ फिर मेडिसिन दी जाती है। पर जो लोग खुद समझते हैं, जानते हैं, ठीक होना चाहते हैं, पर वो लोग भी हमारे पास इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एक बार चले गए तो हमारे पास वो टैग लग जाएगा कि इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, ये कमजोरी है, क्योंकि लगता है मैं मेंटली वीक हूँ, मतलब इससे पता चलता है कि हमने किया किसी से हेल्प लेने। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे भ्रम हैं लोगों में, सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोग ना इस पर खुल के बात करना चाहते हैं, ना ये बताना चाहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है। और अगर ये टैबू हट जाए और लोग इसको इस तरह से ना लें, जैसे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे हम फिजिकल उसका ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, जैसे हम उसका ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। तो जब आप ये अवेयरनेस सोसाइटी में आएगी तो आप देखेंगे कि काफी लोग लेंगे। तो ये भी वजह है कि इंडेक्स में इंडिया का नाम ऊपर आया, मतलब अभी देखा जाए तो इंडिया में एवरी सेकंड पर्सन इज सैड, और लोग मेंटल हेल्थ मतलब हेल्प के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। सर एक और चीज, लोग कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं
उनको मेंटल हेल्थ का इश्यू नहीं होता है। नहीं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग से मतलब ये नहीं है, वो मैं दो तरह की अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है और एक इमोशनल अप्रोच है। अब आप ये बोलो कि प्रैक्टिकल अप्रोच वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनल वाले वीक होते हैं, ऐसा नहीं है। कि अगर वीक होते तो कुछ ऐसे आप देखेंगे वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और वो दूसरों से ही बेहतर करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग कमजोर तो नहीं हो सकते, ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जी, पर कमजोर नहीं होते हैं। तो ये लोग ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से प्रैक्टिकल लोगों से भी ज्यादा बेहतर करते हैं अपनी लाइफ में। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो बेसिकली क्रिएटिव लोग थे, वो गलती साइंस में चले गए, इसीलिए कुछ नया कर पाए, कुछ इनोवेट कर पाए, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बन जाते हैं पर साइंटिस्ट तो नहीं बन पाते, है ना। तो ऐसा ही है, तो साइंटिस्ट वही लोग बनते हैं जो कहीं ना कहीं क्रिएटिव थे और वो साइंस में चले गए और उन्होंने वहां पर भी कुछ नया किया, कुछ अलग किया। तो ऐसे लोग कमजोर तो नहीं हो सकते ऐसा। पर सर लड़कों के साथ क्या होता है, दे आर लाइक कि नहीं भाई हम तो स्ट्रांग हैं, और वो लोग रोना अवॉइड करते हैं, आंसू नहीं बहाते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता होगा कि बिल्कुल करता है। फीमेल्स मोर देन स्ट्रांग होती हैं मेल से, क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस बहुत आराम से, आप देखिए बहुत दो महिलाएं आपको भी शांत बैठी मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत बोलती है, बहुत बातें करती हैं, तो आप वो बातों से निकाल लेती है अपने। और रोना आता तो रो लेती है, उन्हें कोई ऐसा वो नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती। पर मेल्स के साथ में ये है कि मेल्स एक तो बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर का होता है, बहुत कम बोलता है, वो सिलेक्टेड लोगों के साथ बात करता है और लिमिटेड बोलता है। और कभी ऐसे इमोशंस आते हैं सो डील नहीं कर पाएगा तो अकेले में करेगा, सबके सामने नहीं करेगा। तो रोना वही कमजोरी की तरह देखते हैं, तो ये सही नहीं है। हमको हमेशा अपने इमोशंस दूसरा शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना चाहिए, जो भी आप फील करते हो, सोशलाइज करना चाहिए। और कभी रोने का मौका आता है तो बिल्कुल रोना चाहिए, और हम दूसरों को भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तो वो रोना कोई कमजोरी नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन इमोशंस, तो उसको एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है। यस सर, हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे दिखाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को अवॉइड करते हैं। पर क्या मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड है? क्या असर पड़ता है हमारी फिजिकल बॉडी पर इफ वी आर नॉट हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ? देखिए, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स में मतलब लोग यहाँ तक कुछ स्टडीज़ ये बताते हैं कि 70% फिजिकल प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। क्योंकि आप चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे आपको किसी तरह का थायराइड या इस तरह चीज़ों से आप डील कर रहे हो जी, या एडिक्शन में आप चले गए, तो कहीं ना कहीं वो आपको फिजिकली वो सिम्टम डेवलप हुए क्योंकि आपके अंदर कोई इमोशनल आप उससे डील नहीं कर पा रहे थे। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं थी क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, ठीक है, आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे क्योंकि आप डिप्रेशन में थे, तो आप का मेंटल हेल्थ उससे इफेक्ट होता है। फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हम कई बार बहुत लंबे समय तक सारी जांचें करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि इसका कारण क्या है और ये इलाज से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तब अल्टीमेटली जाके कहीं किसी को रियलाइज होता है तो कि हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे बहुत सारी स्किन डिसीजेज होती हैं और उसमें सब कुछ इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोगों में अस्थमा डेवलप हो जाता है और उसका भी इलाज से कोई फायदा नहीं होता। लोगों में पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म पकड़ता है, उसमें एक IBS बहुत कॉमन है। उसमें लोगों में कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ये होता रहता है, तो वो भी मिसडायग्नोस होता है। और कई बार कार्डिक रिलेटेड इशूज़ में लोग पैनिक अटैक को कुछ कार्डिक अरेस्ट समझ लेते हैं, तो वो BP की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो बहुत सारे केसेस तो मेरे पास इसलिए आए, BP दवाई चालू हुई थी इसलिए टेंशन में आ गए थे वो, और फिर मैंने बोला कि अपन थेरेपी करते हैं और ये एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। तो जब उसने ट्रीटमेंट लिया तो एंजाइटी रिड्यूस हो गई, BP भी नॉर्मल हो गया और दवाई छूट गई उसकी। तो वो इसी उसको हेल्थ एंजाइटी उस वजह से हो गई। तो बहुत तरह की साइकोलॉजी वो फिजिकल प्रॉब्लम है जिसमें साइकोलॉजी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अब सवाल उठता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से स्किन डिसीज कैसे हो जाएगी, बड़ा सवाल वैसा लगता है। क्योंकि आप समझिए कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आपको एंजाइटी है तो आपकी बॉडी, आपका माइंड एक इमरजेंसी सिचुएशन फील कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में जब आदमी होता है, किसी भी स्पीसीज की बात करें आप देखें तो हमारी पूरा बॉडी तनाव में आ जाता है। हम जब गुस्सा करते हैं तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी लाल हो जाती है ना। तो वो जो है वो स्किन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, तो उसमें प्रॉपर जो होना चाहिए सर्कुलेशन वो प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन, तो उस वजह से भी आपको तो लंबे समय तक जब आपकी बॉडी एक इमरजेंसी फील कर रही है, आपकी स्किन एक इमरजेंसी कंडीशन में, तो आप में बहुत सारे ऐसे रेसेस डेवलप हो जाते हैं स्किन में और उसकी वजह से स्किन डिसीज हो जाती है। तो ऐसे ही
पूरी बॉडी में जो भी फिजिकल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल कारणों से होती है उसकी वजह से भी यही रहती है क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल उसमें नहीं है, आप रिलैक्स फील नहीं कर रही बॉडी। exactly. तो उसकी वजह से ना खाना आपका अच्छा पच रहा है, आप ना ब्रीदिंग प्रॉपर ले रहे हो। एंजाइटी वाले की आप देखेंगे बहुत शॉर्ट ब्रीथ होती है, डीप ब्रीथ ले ही नहीं पाते वो। तो पहली बार मेरे पास सेशंस के लिए आते हैं तो वो उनके मैं बोलता हूँ तो डीप ब्रीथ करो तो वो ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाते सांस। तो मैंने कहा ये अपने आप में साइन तो है ही, जब ट्रीटमेंट होगा तो आप देखेंगे आप डीप ब्रीथ कर पाए तो पता भी चलेगा कि अब आप एंजाइटी से बाहर आ गए। हाँ, तो ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। कॉमन आजकल ब्रेकअप्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जी। आज की जनरेशन में बहुत देखने को मिल रहा है कि उनका दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, एंड दे आर लाइक डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे डील करना है। सो हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस? सबसे पहली बात तो ये हम बहुत जल्दी रिलेशनशिप में किसी के साथ भी जाते हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं होता है वो, या वो मैच्योर रिलेशनशिप नहीं होता है और आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हो उसमें, फिर आपको पता चलता है सामने वाले आपको चीट कर दिया, आपको डिच कर दिया, तो फिर आप डील नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा टाइम दो, समझो सामने वाले को, और आप उस भी इन्वेस्ट करने से पहले, अपने इमोशन इन्वेस्ट करने से पहले आप देखो कि वो डिजर्व करता है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे, और ये सारी चीज़ें आप हमेशा अकेले डील ना करें, आप हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ अपने मन की बातें कर सकें। तो किसी एक पर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो जब आप पूरा एक पर डिपेंडेंट हो जाते हो, आप ना अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, ना उनसे आपके संबंध अच्छे चल रहे हैं, ना और आपके कोई दोस्त हैं, तो आपने पूरा एक ही व्यक्ति पर इन्वेस्ट कर दिया सारे इमोशन, सारा टाइम, तो फिर आपको दिक्कत तो आएगी। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा सब जगह इन्वेस्ट करिए, तो किसी एक के साथ डील करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये नहीं कहूँगा एक साथ 4 रिलेशनशिप करिए, रिलेशनशिप एक ही करिए, लेकिन आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए और दूसरों लोगों अपने करियर को भी टाइम दो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो, फ्रेंड्स को भी टाइम दो। तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर ऐसी जगह पर डाल दिया है जो आप शेयर मार्केट और आपको कुछ पता नहीं है, पूरा उसी में लगा दिया और पता चला कि शेयर मार्केट डूब गया, तो आप डील नहीं कर पाओगे अपने फाइनेंस के साथ में। तो ऐसा ही है, ये भी आपका एक असेट है जिसको आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। So one last question, because बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आपके पास आते होंगे, कोई किसी चीज़ से डील कर रहा है, कोई किसी और चीज़ से, सो कोई एक इंटरेस्टिंग केस जो आप अभी हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो बहुत सारे केसेस हैं, और ऐसे केसेस से कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता, लास्ट में बहुत सेशंस के बाद समझ में आता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ओके। 2 केस मैं बताऊंगा। एक तो ये कि एक फैमिली थी जो उनके कोई रिलेशन वाले मुझसे पहले से ऑनलाइन सेशन लिए थे उन्होंने, तो उनके बच्चे के साथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और वो सब ट्रीटमेंट करवा चुके थे, सारे फिजिकल ट्रीटमेंट, न्यूरोलॉजिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट का, पर उसको मुझ पर बिलीव था, उसमें लगता है सर मुझे लगता है ये आपका केस है। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूरा हायर किया मुझे, वहाँ पर उन्होंने स्टे कराया अपने घर पे, पूरे मतलब करीब 15 से 20 दिन में वहाँ उनके घर में स्टे किया था। तो उसके साथ में प्रॉब्लम थी कि उसके माउथ में एक तरह का पैरालिसिस टाइप का ऐसे सिम्टम्स थे, उसको ऐसे मुंह सीधा नहीं होता था, यूं करता था वो, तो ऐसा लगता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सारी जांचें करवाई, तो मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी ने उनको कोई और साइन नहीं दिए थे, सब ट्रीटमेंट करते थे लेकिन डायग्नोसिस कोई नहीं बनाता था। फिर जब मैंने उसकी फैमिली डायनेमिक्स को समझा, तो मुझे समझ में आया कि वो बचपन से ही एक्चुअली साथ में प्रॉब्लम थी कि वो एक ऐसी जगह पर रहते थे जो आइसोलेटेड था, खेत में उनका घर था, तो उसको बहुत सारे दोस्त नहीं मिले। जब उसमें इमोशनल और सेक्सुअल चेंजेस आए तो उनसे डील नहीं कर पाया, और कि इस तरह की हैबिट में चला गया, जैसे बहुत कॉमन है, मास्टरबेशन में चले जाते हैं बच्चे। तो वो उसको लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ ये चीज़ जो है ये मेरे साथ हो रही है बस, और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो फिर बहुत गिल्ट में चला गया उसको, फिर उसने फिर तो पढ़ा तो उसको पता चला बहुत कमजोरी आती है, ये आती है वो आती। अब जब वो सब शादी का टाइम आया उसको, तो वो शादी को डिनाई करने लगा कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा। लोग घर वाले को बता भी नहीं रहा वो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहा। तो फिर बाद में जब बहुत परेशान हो गया, घर पे बहुत दबाव बना उसको शादी मैरिज को लेकर, तो उसने बताया कि मुझे लगता है प्रॉब्लम है। तो उनके फादर ने उसको ट्रीटमेंट, फिर वहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब वो 10 साल तक अकेला उस समस्या से लड़ता रहा। तो बोलता है कि मैं तो उस समय से ही प्रॉब्लम में हूँ, जब मैं 13-14 साल का था। फिर जब उसकी शादी हुई तो अब चूंकि अब ऐसे लोगों में थोड़े से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी मैरिज लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में, तो उनके अंदर और गिल्ट आ जाता है और फिर इनसिक्योर भी हो जाते हैं, भाई मुझे छोड़ के चली जाएगी। और उसकी मदर ने उसको बहुत ओवर पैम्पर किया था, तो ऐसे बच्चे बहुत इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो इमोशनली स्ट्रांग नहीं था वो, तो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होने की वजह से और इस तरह की चीज उसको लगता था भाई मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो वो उसको एक अटेंशन की नीड हो गई, डेवलप हो गई। और अटेंशन की नीड जब बढ़ती चली जाती है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो उसमें कोई बॉडी ऐसे फिजिकल सिम्टम डेवलप कर देती है जिससे उसको बहुत अटेंशन और केयर मिलने लगता है। वो कॉन्शियसली वो खुद भी नहीं जानता ये वाली बात कि ये मेरे को जो हो रहा है इसका साइकोलॉजिकल रीजन है।
तो फिर जब मैंने उसकी फैमिली डायनामिक्स उसको समझा तो समझ में आया कि वो एक दो बार उसकी वाइफ जब चली गई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ में नोटिस हुई, जब वाइफ उस समय नहीं थी तब उसकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, उसके सिम्टम्स भी कम हो गए थे, क्योंकि प्रेशर फील नहीं कर रहा था। लेकिन वो चाहता हमेशा था कि वाइफ उसके साथ में रहे। तो फिर मुझे वो आइडेंटिफाई हुआ कि मैंने कहा ये इसका डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर का केस हो सकता है। फिर जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, उससे पूछा मैंने कि क्या हो सकता है इसमें तुम्हारा माइंड इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड, तो उसने बोला हो सकता है। उसने जब ये बोला तो मैं और कंफर्म हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा उसमें अटेंशन मिलता है उसमें वो सिम्टम्स उतने ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो फिर उसको उस एनवायरनमेंट से निकालना पड़ता है। तो मैंने बहुत कन्विंस किया उस फैमिली को, हालांकि मुश्किल हो पाया मेरे लिए, क्योंकि वो फैमिली को भी कन्विंस करना मुश्किल होता है। मैंने उनको ये बोला सबसे पहला काम तो ये करना है इसकी वाइफ को मायके भेज दो। अब वो तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक बार वो जा चुकी थी, उसको बड़ी मुश्किल से वो लाए थे, और उनको वो भी रोने लगा वो तो मुझे और समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम वही है। लेकिन फिर जब मैंने काउंसलिंग उसका, ठीक है चलो आप इसको मायके नहीं भेज रहे हो, तो आप ये करो कि आप इसको घर में थोड़ा सा, आप उसको बर्तन भी उसके उठा के आप रखते हो, गरम गरम रोटियां खिलाते हो, और वो माँ उसको बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर करती थी, मैं पैम्परिंग इसकी बंद कर दो, थोड़ा इसको इमोशनली स्ट्रांग होने दो। और जैसे थोड़ा बीमार हुआ सब घेर के खड़े हो गए, उसको क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया, तुरंत हॉस्पिटल दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, सब बंद कर दो। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अकेला छोड़ दो इसके उस समय के लिए। जब आप उसको इग्नोर करोगे तब वो उसके अंदर सिम्टम, फिर वो सिम्टम्स कम होने लगे। और फिर मैं तो इतना बोल के सब काउंसलिंग करके आ गया, फिर बाद में उनके फोन आते हैं, सर जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी वजह से आ रहे हैं, हम लोगों ने सब चीज करके देखी तो देखा उसके सिम्टम्स कम। माइंड प्लेज बिग रोल। हाँ, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कई बार हमको भी समझने में टाइम लग जाता है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। कल का एक केस था, नई न्यूली मैरिड कपल है, अशोकनगर से बिलोंग करते हैं वो लोग। तो उसमें जो लड़की थी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, 22 साल की लड़की है, अभी ग्रेजुएशन किया, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। फादर ने बोला चलो छोड़ो अब चलो शादी करो, तो उसको बहुत प्रेशर बनाया, नहीं मानी तो उसके रिश्तेदारों से बनाया, तो अल्टीमेटली फिर उसने अपने आप को तैयार करा जैसे तैसे, और उसने शादी कर ली। अब मैरिज करने के बाद क्योंकि करियर फोकस थी, उस जगह से निकलना चाहती थी, वो अशोकनगर नहीं रहना चाहती थी। तो अब वो बाहर निकलना चाहती थी, तो घर में तो और ज़्यादा सब काम वाम जिम्मेदारियाँ सब आ गई, और फिर उससे एक्सपेक्टेशन भी आ गए, साड़ी पहनो, ये करो वो करो, तो वो तो डील ही नहीं कर पाई उसमें साथ में। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने बोलने बंद कर दिया। तो पिछले करीब 10-15 दिन से उसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। उसकी मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो फिर वो कल मेरे पास लेकर आए, तो मैंने कहा उसे आधे घंटे पहले तो काउंसलिंग करी, मेरे सामने ही बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम ओवरथिंक करती हो, तुमको ये हुआ है, तुमको ये हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। तो उसको लगा कि यार इनको मेरे बारे में इतना कैसे पता, कि हमको पता है ना कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि अब तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अभी तुम जिस जगह पे बैठी हो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम अपनी सारी समस्याओं से डील कर सकती हो। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी काउंसलिंग नहीं करूँगा, तुम्हारी फैमिली की भी काउंसलिंग करूँगा, और तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अल्टीमेटली तुमको बोलना पड़ेगा। तो फिर उसने बहुत वो करके फिर निकला, उसने सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे, तो नाम पूछने में उसको 10 मिनट लग गए थे मुझे। फिर मैंने कहा अब लास्ट है, लास्ट बोल रहा हूँ, अब तुम बोलती हो तो आगे प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसको समझ में आ गया कि मैं शायद यहाँ से अगर मैं चली गई तो फिर मुझे कोई और जगह हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो फिर उसने बोला, फिर उसने खुल के मेरे को सारी बातें बताई। जब उसका हस्बैंड आया कि क्या हुआ, मैंने कहा बोल रही है। ओके, नाइस। तो ये ऐसा भी होता है कई बार, तो ये भी डिसोसिएटिव कन्वर्जन के उदाहरण है। सिलेक्टिव तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना, सारी बातें शेयर करना, और सही गाइडेंस की, और सही टाइम पर हेल्प लेने की। सो वन लास्ट थिंग, एक और चीज़, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्विक 3 टिप्स क्या होंगी आपकी तरफ से? सबसे पहला तो एक सही लाइफ स्टाइल जिसमें आपका रूटीन आता है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आती है, मेंटल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब आता है, है ना। एक हेल्दी डाइट आती है, ये सारा एक होता है। दूसरा सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशलाइज अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने इमोशन से डील कर पाएंगे, और आपका बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और उससे आपको एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। तीसरा, प्रोडक्टिव होना, बिजी रहना, कुछ ना कुछ करना, खाली नहीं रहना। आप जब खाली रहते हो तो आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आप एक सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप पढ़ाई करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका एक सेल्फ स्टीम डेवलप होगा। तो आपका परफॉर्मेंस, अपना बिजी रहना, परफॉर्म करना प्रॉपर, सोशलाइज करना, और तीसरा अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से मेंटेन करना। ऑलराइट, उन सारी चीज़ों का हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्सेशन एंड हर्षा का शो। वेलकम, थैंक यू सो मच।